प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। कुछ कच्चे धागों से मिलकर बनती ऐसी डोर, भाई बहन की प्रीत अनूठी जिसके दोनों ओर। दूर कहीं परदेशों से जब बहनें मिलने आए, रक्षाबंधन की सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। त्योहार की शुभकामनाओं के साथ ही आप सभी का स्वागत है भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। आज हम त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई बहुत परेशान हैं कि उनके पशुओं में, उनके पशुधन में लंपी नाम का संक्रामक रोग आ रहा है, जिसका खतरा बना हुआ है। इस रोग की गंभीरता को अगर देखा जाए तो लगभग 17 राज्यों के पशुधन को इसने प्रभावित किया है और हज़ारों पशुओं की मौत भी हो चुकी है। लाखों गायें और पशु बीमार हैं। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से लंपी रोग से जुड़ी जानकारी आपसे साझा करें, जो कि आज के कार्यक्रम में हम करेंगे भी। मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आप सभी किसान भाइयों को कृषि दर्शन परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। उड़द और सोयाबीन में येलो मोजेक, वैज्ञानिकों ने जारी की सलाह। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा, जीवन पर जोखिम बढ़ा रहे हैं कीटनाशी। फसल विविधीकरण के साथ बागवानी को करें प्रोत्साहित। और किसान भाई कपास को बचाएं गुलाबी सूंडी से। प्रदेश के कई जिलों में उड़द और सोयाबीन की फसल में येलो मोजेक रोग नजर आने लगा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उड़द और सोयाबीन की फसलों के लिए येलो मोजेक रोग सबसे घातक माना जाता है, क्योंकि खेत में इसके प्रवेश के बाद नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रोग का कोई सटीक उपचार नहीं है, जबकि नुकसान कहीं ज्यादा है। यह रोग उत्पादन गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय पर ध्यान नहीं देने से पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लेता है। इन दिनों कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आदि जिलों में इस रोग का प्रकोप सोयाबीन और उड़द फसल में देखने को मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र डूंगरपुर के पोस्ट संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर BL रोत ने बताया कि यह रोग मोजेक वायरस से फैलता है। सफ़ेद मक्खी इस रोग को एक से दूसरे पौधे तक पहुंचाती है। अंकुरण के 1 से 2 सप्ताह बाद पौधे के सबसे ऊपरी पत्तियों पर पीले हरे रंग के धब्बों के रूप में इस रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। जब फसल 5 से 6 सप्ताह की हो जाती है, तब पत्तियों पर अनियमित आकार के हल्के पीले रंग के चकत्ते दिखाई देते हैं। धीरे धीरे पूरी फसल पीली पड़ जाती है। उन्होंने बताया कि रोग नियंत्रण के लिए किसान खेत में पीली स्ट्रिप लगाएं, अन्यथा पुराने मटकों पर पीला कलर करके उस पर बेकार पड़ा ग्रीस लगाएं। फिर मटकों को फसल से 2 फीट ऊंचाई पर उल्टा लटका दें। इससे रस चूसक कीट पीले रंग की ओर आकर्षित होकर मटके पर चिपक जाएंगे। इसके बाद एसिटामिप्रिड 20 SP अथवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 7 ग्राम प्रति टंकी 16 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी और मसालों में कीटनाशी अवशेष मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में जैविक खेती पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत
आयोजित इस कार्यशाला में किसानों के साथ आसाम के कृषि अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने जैविक खेती की विभिन्न पद्धतियों पर अपने विचार रखे। कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर S.K. शर्मा ने फसलों में कीटनाशक के ज्यादा उपयोग पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल सब्जी और बीजीय मसालों में 60 से ज्यादा कीटनाशी अवशेष पाए जा रहे हैं। यह मानव जीवन को खतरे में डाल रहे हैं, वहीं मृदा और पर्यावरण प्रदूषण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने की बात भी कही। कार्यक्रम को क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक डॉक्टर अरविंद वर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 2.78 मिलियन हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। जैविक खेती में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। उन्होंने बताया कि भारत में 36.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रमाणित जैविक खेती में है, जबकि जैविक उत्पादन में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती का क्षेत्रफल बढ़ाकर जैविक उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। कृषि विभाग असम के उप निदेशक डॉक्टर रंजीत मिश्रा ने कहा कि अदरक, हल्दी, संतरा, काली मिर्च और अनानास की खेती करने वाले किसान अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन घट रहा है। विश्वविद्यालय के डॉक्टर रोशन चौधरी ने बताया कि कार्यशाला में असम के 15 बीज अधिकारियों के साथ उदयपुर जिले के 30 किसानों ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने फसल विविधीकरण के साथ बागवानी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई। 2 दिवसीय कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामालानी पर आयोजित की गई। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर ईश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर ईश्वर ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में मसाला फसलों के साथ साथ बागवानी फसलों का उत्पादन क्षेत्र बढ़ रहा है। इससे किसानों के आर्थिक स्तर में भी बदलाव आया है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना समय की मांग है। उन्होंने बताया कि अधिकांश किसान अनार की बागवानी कर रहे हैं। इस कारण अच्छी पैदावार के बाद भी किसानों को उचित भाव नहीं मिल पा रहे। ऐसे में किसानों को खजूर, अंजीर सहित शुष्क बागवानी फसलों से भी जोड़ा जाए ताकि किसानों को वर्ष भर आय प्राप्त होती रहे। बैठक को अटारी जोधपुर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. मीणा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में मसाला फसलों की अच्छी संभावनाएं हैं। किसान मसाला फसलों का उत्पादन ले भी रहे हैं, लेकिन मसाला फसलों की उत्पादकता दूसरे राज्यों से काफ़ी कम है। उन्नत किस्मों के प्रचार प्रसार, तकनीकी आधारित प्रशिक्षण और प्रदर्शन, बीजीय मसाला की जैविक खेती को बढ़ावा देकर फसल की पैदावार के साथ किसान की आय बढ़ाई जा सकती है। बैठक में उप निदेशक कृषि वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन से बढ़ने वाली उपज का आंकलन करने और आर्य प्रशिक्षणों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। किसान भाइयों, कपास की फसल को गुलाबी सुंडी काफी नुकसान पहुंचाती है। उचित कृषि रसायनों का समय पर छिड़काव करके इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। पिछले कुछ सालों से कपास की फसल में गुलाबी सुंडी कीट का प्रकोप बढ़ रहा है। इस कीट की लटें, कलियां और टिंडे को भीतर से नुकसान पहुंचाती हैं। इस कीट का सक्रिय काल अक्टूबर तक रहता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए फसल की फल अवस्था पर फेरोमोन ट्रैप लगाएं। वहीं ऐसे सभी फूल जिनकी पंखुड़ियां चिपकी हों उन्हें तोड़कर नष्ट कर दें। नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन 10 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर अथवा साइपरमेथ्रिन 25 EC 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही।
आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे लंपी संक्रामक रोग की। ये लंपी स्किन बीमारी के नाम से जाना जाता है और इसकी गंभीरता को अगर देखें तो लगभग 17 राज्यों के पशु इससे प्रभावित हुए हैं, संक्रमित हुए हैं। लाखों पशुधन बीमार है और हज़ारों की संख्या में मौतें भी हो चुकी है। ऐसे में जो कि पशु हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, हमारा पशुपालक तो परेशान होगा ही। आपकी परेशानियों का समाधान हो सके, इसीलिए कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर रणवीर सिंह राठौड़ को, जो हैं पशु चिकित्सा अधिकारी चौमू से। तो आइए लेते हैं जानकारी। पशुपालक भाइयों सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रणवीर सिंह राठौड़, चौमू, जिला जयपुर। आज अपन लंपी डिजीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जैसा आप देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर लंपी बीमारी पूरी फैली हुई है। ये लंपी बीमारी क्या है? ये मुख्य तौर से वायरस जनित रोग है। इसके अंदर जैसा अपन ने पिछले 1-1.5 महीने से अपन खुद भी कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं या कोरोना से जो पार पाया है, उसी तरह से लंपी बीमारी के अंदर भी वही चीज़ है कि ये बीमारी एक वायरस बीमारी है। इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। लंपी एक गंभीर वायरस जनित रोग है। इसका मुख्य तौर से होने का कारण मैंने बताया, जैसा कि ये फैलती कैसे है। ये है मक्खी, मच्छर और जो चिंचाट बोलते हैं ना, जूं बोलते हैं, इससे मुख्य तौर से फैलती है। इसके अलावा चारा और पानी और लार जो पशु की है, इससे फैलती है। तो सबसे पहले पशुपालक भाई को ध्यान रखना है कि लंपी बीमारी को अपन कैसे पहचानें। किसी भी पशु पे आपको शरीर के लगभग आगे के हिस्से में जैसे गांठें दिखाई देती है या बहुत तेज़ बुखार आता है, तो अपन को समझ लेना चाहिए कि इस टाइम वो लगभग लंपी बीमारी हो सकती है। सबसे पहले अपन काम ये करेंगे, उस पशु को अपने बाड़े से अलग रखेंगे। बाड़े से अलग रहने से कम ये होगा कि बाकी जानवरों के अंदर वो बीमारी फैलेगी नहीं। और उस पशु का जो इलाज, ट्रीटमेंट है, वो इलाज है जो अपन आदमियों के अंदर जैसे बुखार की गोली देना और देना, इसी तरह से इसको भी करना है। उसी टाइम से इसको अपन कोई भी एनाल्जेसिक दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल है, बुखार की गोली, ये बुखार की गोली है, उसको दर्द में भी सहायता करेगी और बुखार भी कम रहेगी, जिससे जानवर वो 5-7 दिन आराम से निकाल सकता है। और लगातार उसको दर्द नहीं होगा, बुखार कम होएगी। उससे क्या होगा कि जानवर चारा पानी नहीं छोड़ेगा, तो वो उसके जीवन के लिए खतरा नहीं रहेगा। ये जो अपन लगभग देख अखबारों में पढ़ रहे हैं, सारे मीडिया में पढ़ रहे हैं कि इतने जानवर वहाँ मर गए, इतने वहाँ मर गए, उसका मुख्य कारण ये है कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर समय पर उनको ट्रीटमेंट देते तो इसमें लगभग है 99% क्योर कर जाता है जानवर। भी जितने भी जानवर है ना, मरता वही है जो ओपन ग्रेजिंग के अंदर, जो जंगल में कहीं जाता है जानवर, वहाँ बीमार हो गया, बैठ गया, वो 4-5 दिन से बैठा है, पानी नहीं मिला और दर्द के मारे करा रहा है, तो उससे उसकी मृत्यु होती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, उसको लगातार 5 से 7 दिन एनाल्जेसिस की ट्रीटमेंट है वो लगातार जारी रहना चाहिए। और इसके लिए सबसे पहले अभी राजस्थान सरकार ने जो पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, जिसमें जालौर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, चूरू है, इसमें एक यूनिट स्थापित कर दी है। यानी एक यूनिट बना रखी है जिसका हेड कोई डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं। वो एक प्रकार से कंट्रोल रूम है, वहाँ के नंबर दिए हुए हैं, वाया सोशल मीडिया के द्वारा या अखबार के द्वारा मीडिया नंबर प्रचारित किए गए हैं। जो किसी का भी पशुपालक का अगर जानवर कोई बीमार होता है तो तुरंत वो नंबर पर संपर्क करें। वो नज़दीकी पशु चिकित्सालय के डॉक्टर या जो भी अधिकारी कर्मचारी आकर के उस पशु को देखभाल करेगा। इसके अलावा भी आपको लोकल, जिससे मैं स्पेशली जोधपुर और बीकानेर के जो पशु लोग भाई है, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि उनके हो सकता है किसी कोई दूरी हो या पशु चिकित्सालय दूर हो, तो सबसे कम ये जो मैं बता रहा हूँ, ये प्रिकॉशन जरूर रखना है कि उस जानवर को सबसे पहले अलग करना है। और बाकी जानवरों के अंदर कोई भी, जैसे ये सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिससे अपन परिचित है कि पिछले कोरोना के अंदर अपने गेटों पे और पे बाड़ों पे सब जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो स्प्रे किया था, वो स्प्रे है वो बाड़ों में लगातार जारी रखें। स्प्रे करने से क्या होगा, जो मक्खी मच्छर जो फैलाने वाले मैंने वहाँ के बताए, मुख्य तौर से 3 है, मक्खी मच्छर और चिंचड़, ये सारा ख़त्म हो जाएंगे, इससे आगे नहीं फैलेगा। तो इस तरह से अपन को पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप नीम जो है, नीम के पत्ते, ये भी आप देसी भाषा में यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीम सूखे पत्ते, उनको जलाओगे तो मक्खी मच्छर चला जाएगा। पशुपालक भाइयों, जैसे अपन कैसे पहचानने का मुख्य तौर मैंने बताया ना कि अभी वर्तमान में या पिछले साल भर से ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके अंदर गले के आसपास या कान पे, आँख नाक के आसपास इतनी बड़ी बड़ी गांठें हो। गांठें इतनी बड़ी होती है जैसे अपन छोटे बेर होते हैं ना, एक बड़े बेर होते हैं, जो बड़े बेर वाली साइज़ है ना,
उस साइज़ की गांठें हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी गांठें आपको दूर से दिख जाएगी, और जानवर तो तेज़ बुखार आता है उसमें, और चारा पानी बिल्कुल बंद कर देता है दर्द के मारे, बुखार के मारे। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, जिसके लिए सरकार भी और सभी अपना प्रयास कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जैसे कोई गाय दूध दे रही है, कल उसने शाम के टाइम 12 लीटर दूध दिया तो वो 0 पे आ जाएगी, मतलब ज़बरदस्त जो दूध प्रोडक्शन है वो डाउन होता है। इससे आपने तुरंत पहचान लेना चाहिए कि बीमारी वही बीमारी है। और स्पेशली ये जो बीमारी है, ये मान के चलो कि लगभग 90% उन्हीं में आ रही है जो इंडिजिनस ब्रीड है। इंडिजिनस का मतलब मेरा कहने का मतलब है अपनी देसी गायें हैं, साहिवाल है, थारपारकर है, गिर है, इनमें ज़्यादा आ रही है, और क्रॉस ब्रीड जो गायें हैं उनमें कम आ रहा है। तो वो पर ध्यान करना चाहिए, जो भी देसी नस्ल की गाय के झुंड हैं उनको पूरा केयर ध्यान रखें। स्पेशली अभी 1-2 महीने के लिए तो पूरा ध्यान रखें, उसको बाहर खुला नहीं छोड़े। जितना ज़्यादा खुला छोड़ोगे तो कहीं ना कहीं बीमारी या आवागमन, भी सरकार ने यही कह रखा है जानवरों का आवागमन रोका जाए इस टाइम, कि चारा अभी भगवान की दया से अभी हरा चारा काफ़ी उपलब्ध है, तो उनको एक जगह रोक करके वहीं चारा डाले, ताकि 10-15 दिन अपने विपरीत परिस्थिति है ये निकल जाए और पशुओं के लिए सही रहे। ये इसके बीमारी का स्टार्टिंग के अंदर, ये सबसे पहले बीमारी 1938 के अंदर खोजी गई थी। और ये जो इसका जो ओरिजिन माने, वो ओरिजिन क्या है, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ की ये लोकल बीमारी है। वहाँ पे ज़्यादातर ये सूडान वगैरह है, वहाँ पे इसी तरह की ब्रीड है, वहाँ से इसका कोई जेनेटिक कम्बिनेशन या ऐसा कुछ है, तो वहाँ से स्टार्ट हुई है। उसके बाद में ये जुलाई 2019 में बांग्लादेश में पहला केस रिकॉर्डेड हुआ। उसके बाद में मई 2019 में मयूरभंज जिला इंडिया के अंदर, जो उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पे रिकॉर्डेड हुआ। उसके बाद 15 महीने के अंदर ये बीमारी इतनी फैल चुकी है कि लगभग 15 राज्यों को कवर कर लिया इसने, 15 राज्यों में लगभग फैल चुकी है बीमारी। तो इस तरह से इतनी तेज़ गति से फैल रही है, क्योंकि वायरस की नेचर ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इसकी सावधानी ये रखनी है कि जो भी जानवर बीमार होता है उसको सबसे पहले अलग करना है, अलग करके उसकी दवाइयाँ या लगातार चालू रखना है। इसके अलावा बाकी जानवर है उनका मक्खी मच्छर इनसे बचाव करना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्केट के अंदर अभी कोई नई बीमारी है तो उसे टीके में टाइम लगता है, तब तक कर मार्केट के अंदर अभी उससे मिलता जुलता टीका है वो कैप्री पॉक्स जो है, यानी जो गोट पॉक्स जो बोलते हैं ना, गोट पॉक्स की वैक्सीन ऑलरेडी उपलब्ध है मार्केट के अंदर, वो ला करके यूज़ करें। 3 ml डोज जो बचे हुए जानवर हैं वो सभी का लगा लें। और जिस बाड़े के अंदर आई हुई बीमारी आ रखी है उस पर वैक्सीन नहीं लगानी है, उस बाड़े को छोड़ करके बाकी गांव के अंदर दूसरे जितने पशुपालक भाई हैं वो सभी ला करके 3 ml, और उसके सबकट रूट से लगती है। सबकट रूट का मतलब देसी भाषा में अपन यूँ कहेंगे पशुपालक भाइयों, चमड़ी के अंदर लगती है। तो 3-3 ml सभी जानवरों के ये वैक्सीन लगा ले, ताकि आगे के लिए कोई खतरा न रहे। इसमें अपन ऐसा देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि बीमारी के अंदर 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठें हो जाती है। गांठें पहले हार्ड होती है और फिर मवाद टाइप वगैरह घाव बन जाता है। तो पशुपालक भाई इसमें क्या करें, जैसे घाव है तो पहले मैंने सावधानी तौर पर बताया, तो घाव को धोना ज़रूरी है। तो धोने के लिए अंदर मान लें आप जैसलमेर बाड़मेर बहुत दूर जगह है, वहाँ आपके पास ज़्यादा दवाई वगैरह उपलब्ध नहीं है, तो बहुत देसी भाषा में अपन नीम का सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीम के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, मेहंदी के पत्ते हैं और हल्दी है। इस तरह की सारी चीज़ को आप मिक्सी या जो भी ग्राइंडर जैसा उपलब्ध हो उसमें आप पीस लें, उसको पेस्ट बना लें, और पेस्ट बना के नारियल के तेल के अंदर उन घावों में लगातार लगाएं, तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा इसको नीम के पत्ते खिलाने से और से इससे भी इम्यूनिटी बूस्टर होती है, मल्टीविटामिन के तौर पे वैसे काम आता है। और वैसे ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप 10 डॉक्टर को बुला रहे, 20 को बुला रहे, इलाज करवाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक सरकार ने प्रोटोकॉल दे रखा है कि जो भी जानवर बीमार होता है उसके लिए एक एनाल्जेसिक दवाई, दर्द की दवाई लगातार जारी रहती है। एक कोई लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक लगती है। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब ये होता है ऐसी दवाई एंटीबायोटिक होती है जो 3 दिन तक काम करती है, तो बार बार लगानी नहीं पड़ती। और जानवर को इसके अलावा आप देना चाहें तो कोई मल्टीविटामिन बूस्टर के तौर पे दे सकते हैं, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट हो। सबसे ज़्यादा केसेस है गंगानगर में आए हैं, उसके बाद बाड़मेर में हैं, और फिर नागौर में है, और जोधपुर, जैसलमेर, ये जो पूरी पट्टी है यानी अपनी पाकिस्तान के बॉर्डर जो एरिया है पूरा। अब यूँ बता रहे हैं कि जैसे सूडान वाला पश्चिमी एशिया का इलाका है, उधर से एंट्री भी बता सकते हैं कि उधर से भी ये जहाँ तक है ये वायरस आया होगा, लेकिन अपने ने रिकॉर्डेड उड़ीसा में हुआ है। तो इसमें सब ज़्यादा समस्या है। लेकिन अब पिछले 4-5 दिन से जैसा विभाग के अंदर डाटा आ रहे हैं तो काफ़ी कंट्रोल की स्थिति है, क्योंकि बारिश भी थोड़ी कमी हुई है। बारिश ज़्यादा लगातार होने से भी ये ज़्यादा स्प्रेड होती है, और लगातार विभाग की टीमें वो लगातार लगी हुई है, और किसान पशुपालक के बाद दिन रात लगी हुई है उसको सहयोग करने में और जानवरों के इलाज करने में लगी हुई है। इसके लिए किसान भाइयों ये है कि मैंने बताया ना, जैसे लगातार बारिश हो रही है तो बाड़े में कीचड़ होता रहता है। तो आप जैसे जैसलमेर बाड़मेर के किसान भाई है तो वो तो बाड़े की ज़्यादा दिक्कत आती नहीं, उनको एक जगह चेंज जरूर करें उसमें, कि वहाँ मक्खी मच्छर गोबर वगैरह ऐसे रहता है, तो मक्खी मच्छर जितने ज़्यादा रहेंगे
उतने ही ज़्यादा बीमारी फैलने का चांस रहता है। इसलिए हमारा यही कहना है कि हर जगह जानवर को बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखें बिल्कुल, और साफ़ सफाई सही रहेगी। इसके लिए मैंने बता दिया, दोबारा बता दो, नीम के पत्ते, सूखे पत्ते उनको जलाते रहे, लगातार जलाते रहे। नीम हर जगह राजस्थान में उपलब्ध है, उसके धुआं करने से मक्खी और मच्छर वो जाते हैं। इसके अलावा ये जो चींचड़ों की दवाई है हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है, उस दवाई के ला करके, जैसे 15 लीटर की टंकी उसके अंदर 1-2 में मिला करके लगातार स्प्रे करते रहे, ताकि चींचड़े वगैरह ख़त्म होए और ये बीमारी आगे दोबारा फैले नहीं। और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और पशुपालन विभाग और सभी अधिकारी कर्मचारी इस बीमारी को दूर करने के लिए और आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। किसान भाइयों, अब मैं आखिरी में एक निवेदन ऐसा करना चाहता हूँ कि वो आपको बड़े गौर से सुनना है कि जब भी आपके कोई गाय मान लो बाड़े में बीमार होती है तो सोचना नहीं है अभी, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि बीमारी कैसी आ रही है। आपके पास 20 गाय हैं, एक गाय बीमार हुई, पता चला कि आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि बीमारी और कोई बुखार है और ऐसे ध्यान करने लगे। आपको पूरा ध्यान वही करना है। और नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जो भी पशुपालन विभाग का अधिकारी या कर्मचारी है उसको सूचना जरूर देवें। और मैंने जो एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर वाले जो ज़िले बताए वहाँ पे यूनिट बनी हुई है और सभी जगह नंबर है वो प्रसारित किए गए हैं, तो उनको तुरंत फ़ोन करें, तुरंत इलाज कराएं। इसके अलावा मेरा एक और निवेदन ये रहेगा कि अपना जो राजस्थान का इलाका है वो काफ़ी पुराना संस्कृति वाला या यहाँ लोग देव देवता वाला वैसा मान सकते हैं, तो कुछ लोग आपको हो सकता है भ्रमित करें कि इसके झाड़ा फूंक लगाएं या वो करें, झाड़ा लगाए, ये लगाए। तो ये बड़ा ध्यान रखना है आपको, इससे बचना है भी। मैं आपका एक प्रकार हितैषी के तौर पे सरकार की नुमाइंदे के तौर पे कहना चाहूँगा कि झाड़ा फूंक की ऐसी कोई भी बात करता है कि झाड़े से इसका इलाज हो जाएगा। जैसे अपन ने कोरोना में सुना, बहुत सारे वीडियो और सोशल मीडिया पर दिखा कि आप कोरोना से इससे बच जाए, जिससे एक आदमी की ज़िंदगी उन्हें बर्बाद हो गई। इसी तरह से पशुपालक के भी ध्यान रखें कि जैसे कोई मैं कोई ये नहीं कह सकता कि ये नहीं कह रहा कि भी अपन कोई आस्था नहीं रखे, आस्था अपनी जगह होती है, लेकिन ऐसा नहीं उस आस्था को घाल मेल करके वायरस बीमारी हमने जब बता रहे इतनी घातक है, जानवर मरे जा रहे हैं, उस पर अपन 5 दिन निकाल दें और झाड़ा लगाते रहे, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। अपनी आस्था अपनी जगह रखें। लेकिन आपको कोई भी कहे कि नहीं अपन तो इसके अंदर फलानी जगह झाड़ा लग रहा है या नारियल से ऐसे प्रसाद से ऐसे चक्कर काटने से ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले नज़दीकी पशु चिकित्सालय वहाँ से जाके संपर्क करें, उस डॉक्टर से संपर्क करें और दवाइयाँ शुरू करें। और मैं आपको गारंटी के साथ करता हूँ, जिस जानवर का समय पर उपचार या हुआ है, इलाज हुआ है, दर्द की गोली दे, तो वो जानवर क्या है, भूख से नहीं, वो मरता कैसे, भूख से मरता है। लगातार बुखार रहेगी, दर्द रहेगा तो जानवर खाना खा ही नहीं पाएगा। अगर 5 दिन जानवर खाना खाएगा नहीं तो कैसे बचेगा जानवर, बच नहीं पाएगा। आपने लगातार ट्रीटमेंट वो लिया तो जानवर जो 5 या 7 दिन का जो कठिन टाइम है वो निकाल देगा और जानवर आपका स्वस्थ होगा। यही मेरा निवेदन है। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारी का लाभ उठाते हुए आप अपने पशुधन को सुरक्षित करने के सारे उपाय अपनाएंगे। आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। और राजस्थानी में कहावत है कि बगत का बाया मोती निपजे, यानी समय की कद्र करनी चाहिए। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का, तो दीजिए आज्ञा। जय हल, जय हलधर।